हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इन्हीं बातों के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हम निपटाने जा रहे हैं हमारा जो अध्याय क्रमांक 9 है, आनुवंशिकता और जैव विकास, उसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है, इसमें हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। बड़े ध्यान से देखिएगा और जहां जहां पर डाउट आता है उसे सीधे जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर और धावा बोलते हैं सीधे सवालों पर। पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया उपार्जित लक्षण जो है वो किसे कहा जाता है? उपार्जित लक्षण किसे कहा जाता है? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब देखो, ये ऐसे लक्षण होते हैं ना जो आनुवंशिक रूप से नहीं मिलते। ये ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी की तरफ नहीं जाते। ये होते हैं क्या? उपार्जित लक्षण। ये किससे मिलते हैं? पर्यावरण से मिलते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा। अरे भैया, मैंने कहा यहां पर पिता है, मैंने कहा कि यहां पर पिता है, आपने कहा ओके सर, ठीक है, चलो यहां पर पिता है और यहां पर माता है। क्लियर? और उनसे जो है एक बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का जो है या लड़का लड़की पैदा हुई। हम मान लेते हैं कि एक लड़का पैदा हुआ। अब ये लड़का जो है ये कैसा है? बॉडी बिल्डर है। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी थोड़ी है कि उसके माता पिता भी बॉडी बिल्डर रहे होंगे या फिर इस लड़के की अगली जो पीढ़ी होगी वो भी बॉडी बिल्डर पैदा हुई होगी। बॉडी बिल्डर वो तब बना, उसने अपनी बॉडी शॉडी मसल्स वगैरह तब बनाई ना जब उसने अपने शरीर पर काम करना शुरू किया। तो ये वो लक्षण है जो उसको अपने पेरेंट्स से नहीं मिले। ऐसे लक्षणों वालों को हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। मान लेते हैं कि जो पिताजी थे उनको मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, मान लेते हैं कि जो पिताजी थे उनको मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी और ये जो लड़का है इसको रील्स बनाना अच्छा लगता है। अरे बाबा, रील्स 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 जो कि रियल नहीं होती है। अब पिताजी तो जो थे वो बड़े सात्विक तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से, अपने बढ़िया स्मार्ट तरीके से रहा करते थे। और ये जो लड़का है, मान लेते हैं कि इसको रंग बिरंगे तोता मैना जैसे बाल रखकर जो है बाइक के ऊपर फटे हुए जीन्स पहनकर रील बनाना अच्छा लगता है। तो ये कौन से लक्षण है? ये उपार्जित लक्षण है, ये आनुवंशिक लक्षण नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि सर जब आपने बात खोली दी है तो आनुवंशिक लक्षण भी बता दीजिए। अरे बाबूजी, बड़ी सिंपल सी कहानी। वे सारे गुणधर्म या लक्षण जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं उनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कैसे? जैसे कि नैन नक्श, जैसे कि हो सकता है कि नाक जो है उसका जो आकार है वो पेरेंट्स के जैसा हो, आंख जो है वो वैसी हो, फेस कट जो है वो उस तरीके से हो। मतलब ये सारे वो लक्षण हैं जो पेरेंट्स से मिलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। पर ऐसे लक्षण जो कि हम पर्यावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के काम करने से, अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जीवों के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं और बन जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। एक और तगड़ा वाला इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम बात करते हैं भाई हम बात करते हैं कनाडा की। चलो हम बात करते हैं कनाडा की। मैंने यहां पर लिखा कनाडा, राइट। हम बात करते हैं कनाडा की। अब एक माता पिता हैं जो कि कनाडा में रहते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, यहां पर ये ठंडा प्रदेश है तो उनका जो रंग होगा वो कैसा होगा? फेयर होगा। सॉरी फॉर खांसी, राइट। इनका जो रंग है वो कैसा होगा? एकदम फेयर होगा। आपने कहा हाँ सर। अब इनका यही जो लड़का था जिसका नाम चंगू था, राइट, जिसका नाम पप्पू था, यही लड़का जो है अब वो अफ्रीका चला गया। अब जो है ये अफ्रीका चला गया। अब जब ये लड़का कनाडा में था तब तो भाई इसका रंग जो था वो भी गोरा था। अब यदि ये अफ्रीका चला गया तो वहां पर गर्मी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है इसके त्वचा के रंग में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो परिवर्तन आया, ये जो उसके शरीर में ये जो गुणधर्म या लक्षण आया, इसको हम बोलेंगे उपार्जित लक्षण। क्लियर है कहानी? तो ऐसे लक्षण जिसका आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं होता है वो है उपार्जित लक्षण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और बड़ा अच्छा है भैया, पहले ही सवाल में अपने को बात बता दी गई। तो उपार्जित लक्षण को छोड़ के जो भी लक्षण होंगे वो कैसे होंगे? आनुवंशिक लक्षण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जैसा कि मेंडल अंकल ने मटर के पौधे के साथ किया था। चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा एग्जांपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को रगड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। एक एक चीज, कॉन्सेप्ट को, एक एक बातों को इस चैप्टर की सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं और ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। और क्योंकि हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अभी क्या कर रहे हैं भाई, पूरा क्लास कर रहे हैं, तो हो सकता है स्पीड बीच बीच में थोड़ी ज्यादा हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना, ठीक है? चलो
विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज के अस्तित्व किस प्रकार से बढ़ जाता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, विभिन्नता बोले तो क्या, डाइवर्सिटी, वेरिएशन। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कीड़े के बारे में। चलो, कोई भी हमने एक कीड़े के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो कीड़ा है वो अलग अलग उसमें विभिन्नताएं हैं। आनुवंशिक विभिन्नता आने के कारण कुछ कीड़े ऐसे थे जो लाल पैदा हुए, अरे बाबूजी कुछ कीड़े ऐसे थे जो हरे हुए, कुछ ऐसे थे जो नीले पैदा हुए। आनुवंशिक विभिन्नता के कारण जो है, राइट, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण एक ही आपकी जो है, ध्यान से देखिएगा, एक ही जो प्रजाति है, इसके जो कीड़े हैं वो लाल भी पैदा हुए, हरे भी पैदा हुए, नीले भी पैदा हुए। अब क्योंकि विभिन्नताएं ज्यादा हैं तो अब ध्यान से देखिएगा, हरे कीड़े को तो भाई जो पक्षी कीड़ों को खाएगा वो हरे वाले को तो देख ही नहीं पाएगा ना। जो पक्षी कीड़ों को खाएगा वो तो हरे वाले को देख ही नहीं पाएगा। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। तो हरे वाले बचे रह जाएंगे और लाल और नीले वाले जो हैं वो लजीज व्यंजन, लजीज भोजन बन जाएंगे उस पक्षी के। बात समझ में? तो जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना ज्यादा वो प्रजाति जो है वो ज्यादा दिनों तक बची रहेगी। अब हम मानते हैं कि भैया हमारे पास कोई जीवाणु है, अब हम मानते हैं कि जीवाणु है। अब इस जीवाणु की एक प्रजाति जो है वो ठंड को सहन कर सकती है, दूसरी जो है वो गर्मी को सहन कर सकती है। बात समझ में? अब अचानक से पर्यावरण का किसी दिन तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो एक प्रजाति यदि निपट भी जाती है तो भाई दूसरी वाली तो बची रहेगी ना। मतलब विभिन्नता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ अस्तित्व। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। सीधे सीधे नियम बनाएंगे और जो है उसको दिमाग के अंदर फिट करेंगे कि भैया अस्तित्व की यदि बात होगी, राइट, अस्तित्व लिखते कैसे यार? अच्छा ऐसे लिखते, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अस्तित्व की यदि बात होगी देन अस्तित्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट? विभिन्नताएं। किसके साथ? तो भैया विभिन्नताओं के साथ। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जितनी विभिन्नताएं उतना अस्तित्व बना रहेगा। जितने ऑलराउंडर कोई प्रजाति रहेगी, प्राणी रहेगा, उतने दिनों तक उसका जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। और इसमें कौन सा हार्ड है बताओ? इस चैप्टर को लेकर आप लोग डरते वरते बहुत हो। इसमें कुछ नहीं भाई, कॉमन सेंस यूज करना है, बेसिक नॉलेज को यूज करना है और जो जो कॉन्सेप्ट्स हम बताते जा रहे हैं उसको दिमाग के अंदर फिट करना है। बस इतने में तो अपन गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। टीप और बाबा बढ़ेंगे आगे। हरी अब टीप लिया, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो लिखना क्या है परीक्षा में यदि पूछा जाए यही सवाल, तो लिखना क्या है कि किसी स्पीशीज में सभी विभिन्नताओं के साथ साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना जो है वो एक समान हो जाती है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने क्या की भैया? डिस्कशन किया कि गर्मी को सहन करने वाले जो क्षमता वाले सजीव होंगे या जीव जंतु होंगे, यदि उनकी मात्रा ज्यादा है और किसी दिन अचानक से गर्मी बढ़ जाती है तो वो बचे रह जाएंगे। जो ठंड को सहन करने वाले हैं वो निपट जाएंगे। या इसका उल्टा यदि होता है कि ठंड बढ़ जाती है, गर्मी कम हो जाती है, तो ठंड वाले बचे रह जाएंगे। तो सीधी बात ये कि जितनी क्या होगी विभिन्नताएं, उतने दिनों तक बचा रहेगा अस्तित्व। क्लियर है? बोलो यस सर। चलो चलो चलो, बहुत शानदार सवाल था, बढ़ेंगे आगे। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? बिल्कुल, आप ध्यान से देखो, शेरों को बचाने के लिए हमारे देश में और भी बहुत सारे देशों में राइट पूरी ताकत लगा दी गई है। मतलब शेर का शिकार यदि कोई गया तो वो तो हो गया, फिर वो जेल में ही जो है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। बात समझ में आ रही है? मतलब कि भैया शेरों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों हुआ होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा तो आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, देखो शिकार यदि ज्यादा हो रहा है तो उसको आनुवंशिकता से कौन लेना देना? बिल्कुल भी नहीं है। पर यदि हम आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से देखें तो बाघों की जो संख्या है उसमें यदि कमी हो रही है तो उसमें उनकी जो जीन की आवृत्ति है ना, उसको प्रभावित कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? उनकी जो उत्तरजीविका है वो क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। और हो सकता है कि वो कालांतर में कैसे हो जाएं? विलुप्त हो जाएं। इसका दूसरा कारण खाद्य श्रृंखला से भी हो सकता है। इसका तीसरा कारण जो है कि वनों की कटाई, वनों की तेजी से कमी होना और डेवलपमेंट के नाम पे वनों के अंदर ये जो हम कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, सड़क वड़क बनाते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये भी हो सकता है। क्लियर है? बोलो यस सर। बोलो यस सर। बोलो यस सर। तो इनमें जो जीन की आवृत्ति है
इनमें जो जीन की आवृत्ति है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इंफॉर्मेशन कौन लेकर जाएगा बाबू? जीन लेकर जाएगा। तो इनमें जो जीन की आवृत्ति है उसको यदि प्रभावित कोई चीज करेगी तो सीधी बात है कि बाघों की जो संख्या होगी उसमें आनुवंशिकता के कारण, बात समझ में आ रही है, जो उनकी संख्या है उसमें कमी हो सकती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तो बहुत तगड़ा है यार, ध्यान से देखना। हाँ भैया, जैव विकास और वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? बिल्कुल सही सवाल। जैव विकास और वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार आपस में कनेक्टेड है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जीवों का जो वर्गीकरण होता है ना, वो उनके गुणों के समानता या असमानता के आधार पर होता है। जीवों का जो वर्गीकरण होता है वो उनके गुणों की समानता और असमानता के आधार पर होता है। आपने कहा हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात, वर्गीकरण से यह स्पष्ट पता चलता है कि जैविक विकास के आधार पर जीवों के जैविक विकास के आधार पर जीवों के विविध वर्गीकृत समूह एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं। अब आप अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उनका एक पूरा ग्रुप बना लीजिए। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भैया शेर, बाघ, सिंह, चीता, राइट, ये जितनी चीजें हैं ये एक ही फैमिली से तो हैं, पर इन सब में क्या होता गया, अलग अलग जो आनुवंशिक परिवर्तन होते गए और इनकी जो शारीरिक बनावट से लेकर इनके जो और भी दूसरे लक्षण है उसमें थोड़ा थोड़ा क्या आता गया भाई, परिवर्तन आ गया। बिल्ली को ले लो आप, छोटा शेर, बात समझ में आई? बोले यस सर। चलिए, तो क्या होगा कि जितना ज्यादा वर्गीकरण होगा उतना ज्यादा हम लोग जैव विकास को समझ पाएंगे। क्या है कहानी? जितना ज्यादा वर्गीकरण होगा उतना ज्यादा हम लोग जो है जैव विकास को समझ पाएंगे। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही चल रही है कहानी, बढ़ते हैं आगे, राइट। अतः जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है। अरे बाबा, क्या लाइन है! इस वाली लाइन का तो भाई टैटू बनवा लेना, एग्जाम से पहले हटा देना। पर जीवों का वर्गीकरण, रुको इसको अपन हाईलाइट करेंगे, तगड़ी वाली लाइन है ये। बात समझ में आई? तो अतः जीवों का वर्गीकरण बहुत बढ़िया है, उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है। और सुनो, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वाली लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देना। अभी तो हम प्रश्न कैसे लिख रहे हैं उसकी बात करेंगे, आंसर कैसे लिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पर एग्जाम की यदि बात हो तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जो कॉपी चेक करने वाली जो भी सर या मैम होती है, उनका दिमाग, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, ऐसी जो लाइंस होती है उसके नीचे एक लाइन मार दिया करो, ऐसी वाली एक लाइन मार दिया करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए सॉरी। तो जीवों का जो वर्गीकरण है वो उनके विकास से संबंधों का क्या होता है? तो भैया प्रतिबिंब होता है। इसीलिए जैव विकास और वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र जो है वो आपस में कैसा है? संबंधित है। बात समझ में आ रही है? अतः जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होगा, इसीलिए ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है। यार 3 बार वही लाइन लिख दी, पर कोई बात नहीं, कनेक्शन तो है। बात समझ में आई? तो जितना आप क्या करोगे, जैव विकास के बारे में पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आप किसके बारे में पढ़ोगे भाई? वर्गीकरण के बारे में पढ़ोगे। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। अरे भैया एक बात बताओ, अभी की जो छिपकली है, राइट, अभी का जो डायनासोर है, क्लियर? बोलो यस सर, यस सर। छिपकली हो गया, डायनासोर हो गया। और यदि आप मगरमच्छ को देखते हो, बात समझ में आई, तो आप शारीरिक बनावट के हिसाब से यदि देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट हो जाए बढ़िया से, शानदार वाला। और हम बढ़ रहे हैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आनुवंशिकता और विभिन्नता में क्या अंतर होता है? तो हमने क्या किया, हमने लिया यहां पर सोनू, हमने लिया यहां पर सोनू जो कि है भैया पिता, और हमने लिया यहां पर मोनू, मोनू माता का नाम हो सकता है, मानने में क्या जाता है, और जो है माता। ओके जी। अब इनसे जो है पप्पू जो है उसका जन्म हुआ, पप्पू का क्या हुआ भाई? जन्म हुआ। अब ध्यान से देखना, इस पप्पू में ना बहुत सारी आनुवंशिक चीजें होंगी। हो सकता है कि जो पप्पू है उसका फेस कट माता जी के जैसा हो सकता है कि जो पप्पू है उसकी आंखों का जो रंग है, बात समझ में आ रही है, वो पिताजी के जैसा हो सकता है कि जो पप्पू है उसकी जो नाक की बनावट है, बात समझ में आई, वो माता जी जैसी हो सकता है कि जो पप्पू है उसकी हाइट जो है वो उसके पिताजी जैसी हो। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको अपन कहते हैं आनुवंशिकता।
मतलब ऐसे लक्षण जो आपको किससे मिले, अपनी पूर्वजों से मिले, अपने माता पिता से मिले, उनको हम बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। क्या बोलते हैं बाबूजी? आनुवंशिक लक्षण। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण। जो किससे मिले? बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पालकों से मिले। पालक से नहीं, माता पिता से, क्योंकि पालक में तो जरूरी नहीं है कि माता पिता ही आए, राइट। पालक वो होते हैं जो आपको बेसिकली पालते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षण जो है वो किससे मिले? माता और पिता से मिले। क्लियर है? चलो, पर अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया गया था कि जो उपार्जित लक्षण होंगे ना, राइट, वो किससे मिले होंगे? तो वो किसी से मिले नहीं होंगे, वो इस भाई ने खुद अपने बनाए होंगे। तो दूसरा जो है वो कौन सा हो गया? तो भैया उपार्जित। ठीक, तो दूसरा जो है वो कौन सा हो गया? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये उपार्जित हो गया। दूसरा जो है वो क्या हो गया? तो उपार्जित लक्षण हो गया। दूसरा जो है वो हो गया उपार्जित लक्षण, राइट, जो स्वयं उसने अपने शरीर में बनाए होंगे, ठीक है। स्वयं कैसे किए होंगे? उत्पन्न किए होंगे। कैसे किए होंगे? उत्पन्न किए होंगे। ऐसे लक्षणों को बाबूजी हम लोग क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। अब आनुवंशिक लक्षण आनुवंशिकता को दर्शाएंगे, और उपार्जित लक्षण जो है ना बाबू, राइट, वो किसको दर्शाएंगे? आपने कहा सर देखो विभिन्नता है, तो ये विभिन्नता को दर्शाएंगे। क्लियर है? तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने साथ कुछ चीजें एज इट इज लेकर आता है, वो आनुवंशिकता है। कुछ विभिन्न चीजें लेकर आता है, वो क्या है? विभिन्नता है। और दोनों का परस्पर क्या है? परस्पर कनेक्शन भी है, और दोनों के बीच में आपस में जो है अंतर भी है। कैसे समझते हैं? आओ इस सवाल को जो है लपेटे में लेते हैं। आइए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों में मूल लक्षणों का जो संचरण है, यही आनुवंशिकता कहलाता है। तो एक तो डेफिनेशन चिपका दिया आपने, बहुत बढ़िया, मजेदार, शानदार। चलो, तो एक पीढ़ी से, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों में मूल लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। और यह संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात। यदि हम पिता की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, रुको 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 रुको, शुक्राणु की बात करेंगे, युग्मक है, बोलो यस सर। और यदि हम माता की बात करेंगे तो भैया माता के पास क्या? अंडाणु, बोलो यस सर। तो बाबूजी एक तरफ से मिल रहा है शुक्राणु, एक तरफ से मिल रहा है अंडाणु, और दोनों ने मिलकर, दोनों युग्मकों ने मिलकर जो है किसका जन्म किया? तो भाई पप्पू का जन्म किया। ये ठीक है, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सुनो, एक ही प्रकार के जनक से उत्पन्न विभिन्न संतानों में कुछ ना कुछ अंतर हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कुछ ना कुछ क्या होगा? अंतर होगा ही होगा। तभी भाई बहनों के भाई फेस कट एक जैसे हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नाक की आकार एक जैसी हो सकती है, आंखें एक जैसी हो सकती है, पर हरकतें बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब हरकतें तो सेम होती ही नहीं है। मतलब रिलेटिव यही बात करते रहते हैं कि छोटा वाला मम्मी पे गया है, बड़ा वाला पापा पे गया है, और सबसे छोटा वाला जो है मंझला वाला। बात समझ में? बीच का जो है वो दोनों में से किसी पे नहीं गया, मिला जुला है वो। बात समझ में आ रही है? चलिए भैया, तो इसका मतलब ये कि भाई बहनों में एक प्रकार के आनुवंशिक लक्षण के बाद भी कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, और यही कहलाता है विभिन्नता। और एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को, बहुत ध्यान से देखना, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को जो है हम क्या कहते हैं? विभिन्नता। हो सकता है कि एक बच्चा जो है उसकी मैथ्स अच्छी हो, दूसरे वाले की ड्राइंग अच्छी हो, तीसरे वाले की पबजी अच्छी हो, चौथे वाले को रील बनाना अच्छा लगता हो, पांचवें वाले को जो है गाना गाना अच्छा लगता हो। कुछ भी हो सकता है ना। ये लक्षण कैसे हैं? विभिन्नता को दर्शाने वाले लक्षण हैं। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम चलेंगे आगे, कुछ और मजेदार बात करेंगे, और फिर तो मजा आ ही जाएगा यार। चलो नोट कर लो, हट गया मैं। ठीक, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। जय विकास का क्या तात्पर्य है? इसको कहते हैं भाई सवाल। जय विकास का तात्पर्य? अरे ना सिर्फ तात्पर्य, अपन पूरा कॉन्सेप्ट निपटा देंगे। ठीक है, आओ आओ रगड़ते हैं इसको भी। ठीक है, चलो। अनेक प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणी, कौन जटिल प्राणी? कौन है भैया जटिल प्राणी? तो हम सब कैसे हैं? जटिल प्राणी हैं। इसमें भी जो मनुष्य है वो तो भयंकर जटिल प्राणी है,
बात समझ में आ रही है? बंदर से जो है, आपने यदि क्लास के स्टार्टिंग में पहली वाली इमेज देखी होगी तो आपने देखा होगा भैया किस प्रकार से जैव विकास हुआ है। बंदर से चिंपैंजी बना, गोरिल्ला बना क्या? हाँ बना, राइट। और मनुष्य का निर्माण हुआ, आदि मानव का निर्माण हुआ, सब एक ही जगह से तो प्राप्त हुए, राइट। चलिए तो वैज्ञानिकों ने, जितने भी हमारे साइंटिस्ट अंकल लोग थे, इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों की परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। बात समझ में आई? सरल प्राणियों के परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ। बिल्कुल सही बात, राइट। बोलो यस सर। सजीव जगत में होने वाले इसी परिवर्तन को हम लोग जैव विकास कहते हैं। अब इसका एक बढ़िया शानदार वाला अपन उदाहरण ले लेते हैं। आप जो है इन सब का भ्रूण देखो। भ्रूण किसका? तो भाई मनुष्य का देखो, आप बंदर का देखो, आप जो है मछली का देखो, आप जो है कुछ एक पक्षियों का भी देखो। देख लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात, डायग्राम अपनी किताब में गिवन है बेटा, पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है। आप पक्षियों का देखो, तो इन सब के आप यदि भ्रूण देखोगे ना तो एक समान ही दिखेगा। अरे बाबा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इन सब के भ्रूण को यदि आप देखेंगे तो ना वो एक समान ही दिखेगा। बहुत ध्यान से देखना, इन सब का जो भ्रूण होगा ना, राइट, वो एक समान ही दिखेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस तरीके से सबका भ्रूण दिखता है। क्लियर? तो आप यदि सबके भ्रूण को देखेंगे तो भैया वो तो एक ही समान दिखेगा। क्लियर? इसका मतलब क्या कि इन सबका जो विकास है वो एक प्रकार के, मतलब मैं जब ये बोल रहा हूं तो इसमें हजारों करोड़ों साल शामिल हैं, लाखों साल तो बिल्कुल जो है शामिल हैं। क्लियर? तो इतने सारे सालों का जो है समय लगा, तब जाकर जो है सब में क्या आया? परिवर्तन आया। और इसी को तो अपन जैव विकास बोलेंगे ना। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से जीवों में क्या विभिन्नताएं आई, क्या विकास हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? जैव विकास बोलेंगे। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। फिर और रही सही कसर जो है रिसर्च में, वो कौन पूरी कर देते हैं भैया? आपके जीवाश्म पूरी कर देते हैं, जो ये बताते हैं कि कुछ समय पहले ये प्रकार के जो प्राणी थे वो पाए जाते थे। जैसे अभी रिसेंटली नर्मदा नदी में भैया डायनासोर का जीवाश्म मिला। बोलो यस सर। खत्म है कहानी, क्लियर है कहानी, शानदार है कहानी। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हरी अप, आइए और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे जीन कोश क्या है। पूरा खेल इसी में छुपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। राइट 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 राइट। तो भाई ये कोड होता है। ये क्या होता है? थोड़ा दूसरे स्टाइल में इसको हम लिखेंगे तो भाई जीन कोश जो है ना, वो बेसिकली होता है कोड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? कोड। जैसे ये पासवर्ड है, बस पासवर्ड तो नहीं है, कोड है। बात समझ में आई? जैसे कंप्यूटर में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कोड होते हैं ना, ऐसे ही जो जीन कोश क्या है, ये एक प्रकार का कोड है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी विशेष प्रजाति की एक समष्टि यानी कि प्रजाति, आबादी में स्थित समस्त जीन, उस आबादी का जीन कोश कहा जाता है। जैसे यदि हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य का कैसा होगा? तो भैया फिक्स्ड जीन, ठीक है, क्या है? तो कोड है। क्लियर? और वातावरण के प्रभावों से इनमें कुछ बदलाव आते हैं, कभी कभी छुटपुट जो है वातावरण के बदलावों से इनमें क्या आते हैं? ध्यान से देखिएगा, प्रभाव से इनमें क्या आते हैं भैया? बदलाव आते हैं। तो मनुष्य प्रजाति का अलग जीन कोड होगा, बंदरों का अलग जीन कोड होगा, पक्षियों का अलग जीन कोड होगा, मगरमच्छों का अलग जीन कोड होगा, और मैं तो कहता हूं गधों का भी अलग जीन कोड होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। कॉपी में नोट किया जाए। हरी अप। जितने सवाल उतनी प्रैक्टिस, उतना अच्छा रिजल्ट। खेल खत्म। आणविक जाति वृत्त क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, आणविक जाति वृत्त क्या है? आपको सवाल के शब्द सुनकर परेशान नहीं होना है। मानव सहित, बहुत ध्यान से देखिएगा, मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज उनके डीएनए में, देखो डीएनए में हुए परिवर्तन का अध्ययन करके किया जा सकता है। डीएनए में परिवर्तन का अर्थ होता है उनके प्रोटीन अनुक्रम जो होंगे उसमें क्या हो रहा है भाई? परिवर्तन हो रहा है। और डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक, बहुत ध्यान से देखिएगा, डीएनए जो है, बात समझ में आई? डीएनए जो है, डीएनए 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 कौन?
आरएनए का मामा जी का बेटा। बात समझ में आ रही है? तो डीएनए जो है, बहुत ध्यान से देखेंगे, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज जो है उसको हम क्या कहते हैं? आणविक जाति वृत्त यानी कि मॉलिक्यूलर फाइलोगोनी कहलाती है, आणविक जाति वृत्त कहलाता है। क्लियर है? बोलो यस सर। अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 10th में भी पूछा जाता है, 12th में यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो पक्का पक्का पूछा जाता है। बड़ा बढ़िया सवाल है। क्लियर है कहानी? नोट करो, लघुत्तरी में अपन इतना ही टिपेंगे इसको, दीर्घोत्तरी यदि आएगा तो इसके बारे में और डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, नोट किया जाए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। जीवाश्म क्या है? अरे वाह, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? बहुत कुछ। जीवाश्म जो है वो जैव विकास प्रक्रम के बारे में क्या दर्शाते हैं? बहुत कुछ। कैसे? सुनो, पढ़ते हैं। सामान्यतः ऐसा होता है कि जीवों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर का अपघटन होता है। बिल्कुल सही बात है भैया, अपघटन तो होता है, पर कुछ जीव ऐसे होते हैं या जीवों के भाग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के वातावरण में चले जाते हैं कि इनका अपघटन जो है ना वो पूरी तरीके से हो ही नहीं सकता। अब इसमें उनका पूरा शरीर भी हो सकता है या शरीर का कुछ एक भाग भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो भैया उनका अपघटन जब पूरी तरीके से हो ही नहीं पाएगा तो इसके जो अवशेष चिन्ह होंगे, उनके जो अवशेष चिन्ह होंगे वो पृथ्वी के भीतर, बहुत ध्यान से देखना, पृथ्वी के भीतर या फिर चट्टानों पर पाए जाएंगे और ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? पूरी तरीके से डिकम्पोज, विघटित हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो पत्थरों पर जीवों के ऐसे चिन्हों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। तो पहले आप इतना तो नोट करो, उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, कुछ और मजा आने वाला है। हरिया। तो भैया यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया, अब नीचे वाले पार्ट की बारी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। जीवाश्मों के अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। जितने भी जीवाश्म होंगे उनके अध्ययन से जो है हमें जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, तगड़ा वाला। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, ये नाम हमेशा परेशान करता है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, एक ऐसा जीवाश्म है जिससे रेप्टिलिया तथा एविस दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि, बहुत ध्यान से देखना, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया रेप्टिलिया और एविस का विकास जो है वो एक ही प्रकार के पूर्वज से हुआ होगा। कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। बढ़िया से इसको नोट करो, अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए। हरी अप। ठीक है जी, अगला सवाल क्या है? वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होते हैं? राइट, तो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक क्या होता है? तो भैया भौगोलिक पृथक्करण, आनुवंशिक विचलन, प्राकृतिक चयन द्वारा उत्पन्न विभिन्नता और डीएनए जैसे गुणसूत्रों में यदि संख्या में परिवर्तन होगा तो इससे जो है क्या होगी? तो नई स्पीशीज जो है उसका उद्भव हो सकता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। चारों ही पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में डिस्कस करके आपके खोपड़ी के अंदर सीधे फिट करेंगे। क्लियर? बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। अगला सवाल, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी जो है उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? ठीक है, तो बिल्कुल भी जो है मक्कारी नहीं करोगे, बिल्कुल भी जो है चीटिंग नहीं करोगे। सवाल आपने पढ़ लिया है, एक बार अपने से ट्राई करो, डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, बढ़ते हैं आगे। हरी अब आपने भैया ट्राई क्या किया होगा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो एक लक्षण ए है, ठीक है, और जनन जो है वो किस प्रकार का हो रहा है? अलैंगिक जनन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है। ओके भैया, लक्षण ए जो है उसको अपन यहां लिख देते हैं। लक्षण ए जो है वो किस में पाया जाता है? तो 10% सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है जी, चलो ये पहली बात हो गई। और लक्षण बी जो है, ठीक है, और क्या गिवन है भैया? लक्षण बी जो है वो उसे समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है। तो हमसे ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा लक्षण जो है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो देखो, विभिन्नता और परिवर्तन आते आते जो ए लक्षण है उसकी समष्टि कम होती गई होगी और बी लक्षण वाला जो है उसकी ऑब्वियसली कैसी? तो बाबूजी बढ़ गई होगी। इसका मतलब सही आंसर जो है वो क्या होगा? पुराना वाला पूछा गया ना, तो ए लक्षण होगा।
जिसकी मात्रा कम है, राइट, वो उतना पुराना लक्षण होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो उतना नया लक्षण होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसलिए क्या लिखना है अपने को, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नई विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए लक्षण ए पहले उत्पन्न हुआ होगा। यदि ये नई विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती हैं तो उनकी संख्या समष्टि में कैसी हो सकती है, तो बढ़ सकती है। लक्षण बी वालों की समष्टि में संख्या कैसी हो सकती है, तो भैया बढ़ सकती है। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट तगड़ा वाला। अगला सवाल, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट अपने को बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, अब एंट्री हो चुकी है किसकी, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मेंडल अंकल की एंट्री हो चुकी है। अब जो मेंडल अंकल हैं उनकी क्या हो चुकी है, तो भैया एंट्री हो चुकी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट अपने को बनाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक शुद्ध काली खाल वाले कुत्ते तथा एक शुद्ध काली खाल वाली मादा कुत्ते, राइट, शी डॉग का हम क्या कराते हैं भैया, चयन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया, तो भैया एक नर कुत्ता लिया, राइट, बोलो यस सर, जिसकी जो खाल है वो कैसी है, काली है, और एक मादा कुतिया ली, मतलब मादा लगाने की जरूरत नहीं है, और इसकी सफेद खाल है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और यदि सही समय पर उनका संकरण कराया जाता है और यदि उसमें उत्पन्न सभी संतान काली खाल वाले होते हैं, कौन सी खाल वाले होते हैं, तो बाबूजी काली खाल वाले यदि होते हैं, इसका मतलब ये कि काली खाल का जो लक्षण है वो कैसा होगा भाई, प्रभावी होगा। सिंपल सी कहानी। आओ निपटाते इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मैंने कहा कैपिटल बीबी और मैं कह रहा हूं भाई कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू। हाँ ठीक है, दोनों का जो है करा दो, क्या क्रॉस करा दो। करा दिया क्रॉस भाई, 4 ऑप्शन अपने को मिलेंगे। ठीक है, बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू और बी डब्ल्यू। आपने कहा ओके सर। तो बाबूजी ये 4 ऑप्शंस अपने को मिल गए, बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू। अब हमने ये देखा कि सभी जो हैं सभी काले पैदा हुए, सभी की जो खाल है उसका रंग कैसा है, तो भैया काला है। क्लियर है? बोलो यस सर। तो यदि सभी के रंग का जो खाल का जो रंग है वो यदि काला है, तो काला रंग जो है यहां पर कैसा हो जाएगा, प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और जो आपका सफेद खाल है वो कैसी हो जाएगी, अप्रभावी लक्षण हो जाएगी। ऐसा ही मेंडल अंकल ने किया था, किसके बारे में, मटर के पौधे के बारे में। एक उन्होंने लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था, दोनों का संकरण करवाया था, और उसके बाद जो 4 ऑप्शंस मिले थे वो सारे के सारे जो थे प्रभावी लक्षण के कारण लंबे पौधे बने थे। क्लियर है कहानी? तो इस प्रोजेक्ट से, इस बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, इससे अपने को एक बात समझ में आ गई कि भैया कहानी ये है कि काला रंग जो है वो कैसा होगा, प्रभावी लक्षण होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करेंगे। ठीक है, चलिए और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? भैया समजात अंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। समजात अंग जब हम कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, समजात अंग क्या होते हैं, समजात समजात समजात, राइट, जिनकी आधारभूत या मौलिक बेसिक जो संरचना है, मैं क्या कह रहा हूं, जिनकी आधारभूत या फिर मौलिक संरचना जो है ना वो कैसी है, एक समान है। अच्छा जी, चलिए, संरचना कैसी है, तो भैया समान है। ठीक, और कार्य कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कार्य जो है वो कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, अलग अलग है, अलग अलग। जैसे हमारे हाथ और किसी कुत्ते या गाय के जो है अग्रपाद, गधे के भी अग्रपाद। बात समझ में आ रही है? ये सब समजात अंग है, इनकी मौलिक संरचना जो है वो एक समान है, पर इनके जो कार्य है ना बाबूजी वो अलग अलग है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो संरचना एक जैसी होनी चाहिए। अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, चमगादड़ की जो पंख है जो कि बेसिकली समझात है हमारे हाथों के साथ में, चमगादड़ के जो हाथ थे वो डेवलप होकर परिवर्तित हो गए किसमें, बहुत ध्यान से आप ये देखेंगे तो चमगादड़ जो है उसके इस पोजीशन में ऐसे पंख रहते हैं, तो वो उसके हाथ की पोजीशन हुई ना, तो वो उसके हाथ हैं जो परिवर्तित हो गए किसमें, पंखों में। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृति के हिसाब से अनुकूलित हो जाना।
बात समझ में आई। तो चमगादड़ के जो हाथ हैं वो परिवर्तित हो गए किसमें, पंखों में, और तितली के जो पंख हैं उसकी संरचना अलग है, और चमगादड़ के जो हाथ हैं जो कि पंखों में परिवर्तित हो गए उसकी बाबूजी संरचना अलग अलग है। तो इसका मतलब ये समजात काहे होंगे, समरूप है। इनका काम एक समान है पर इनकी जो मौलिक संरचना है ना वो अलग अलग है, इसलिए समरूप है, समजात नहीं है। तो लिखेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। तितली और चमगादड़ के पंखों का कार्य समान है, अर्थात उड़ने का, परंतु इनकी उत्पत्ति जो है वो कैसी है, मौलिक संरचना और उत्पत्ति। बात समझ में आई, बोलो यस सर। इनकी मौलिक संरचना और उत्पत्ति जो है वो कैसी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अलग अलग है, इसलिए समजात अंग नहीं होंगे, ये असमजात अंग या समरूप अंग। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। टिपो रे बाबा, बढ़ेंगे आगे, हरिए। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस करते करते ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा और उसके बाद आपकी एग्जाम में शानदार तैयारी हो जाएगी। क्लियर है, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। अगला ही सवाल और बढ़िया रिवीजन कराने वाला है कि सर अब थोड़ा सा जो है समजात अंग और असमजात अंग जो है इसके बारे में थोड़ा बढ़िया वाला खेल खेल लेते हैं अपन लोग। बात समझ में आ रही है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान है। क्लियर, तो दो प्रकार के अंग होते हैं भैया, देखो 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 देखो, ठीक है, जलवा है यहां पर अपने कॉन्सेप्ट्स का। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है समजात, मैंने लिखा है समजात। उत्पत्ति समान होगी, कार्य अलग अलग होंगे। उत्पत्ति समान होगी, कार्य अलग अलग होंगे। उत्पत्ति जो है राइट 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 समान होगी, आपने कहा ओके सर। कार्य जो होंगे वो कैसे होंगे, तो भैया भिन्न होंगे। कार्य जो है वो कैसे होंगे, तो भिन्न होंगे। बात समझ में आ रही है, पर उत्पत्ति जो है वो कैसी होगी, समान होगी। उदाहरण लेते हैं जैसे कि मनुष्य। मनुष्य बोले तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक वाला प्राणी, मनुष्य बोले तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। बात समझ में आ रही है, बोले यस सर। मनुष्य के हाथ, ऐसे ही दूसरा फिर जो है शेर के अग्रपाद। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तीसरे नंबर पे चमगादड़, चमदागड़ हो गया ये तो यहां तो मतलब चमगादड़, चमगादड़ के अग्रपाद जो कि पंख में परिवर्तित हो गए। वाह क्या बात है, पंख बेसिकली अग्रपाद थे। क्या थे, तो भैया ये चमगादड़ के अग्रपाद थे। तो ये तीनों चीजें जो है इसकी उत्पत्ति कैसी है बाबूजी, आपने कहा बिल्कुल एक जैसी है सर। ये सभी के शरीर में जो अग्रपाद हैं वो इधर इस वाले पोर्शन में पाए गए हैं। बिल्कुल सही बात। पर यदि हम ध्यान से देखेंगे इन सब का जो कार्य है वो कैसा है, अलग है। भाई मनुष्य के हाथ का कार्य क्या है, लिखने का। शेर के आगे वाले जो पंजे हैं उसका कार्य क्या है, ध्यान से देखिएगा तो शिकार को जकड़ने का। क्लियर। और चमगादड़ के जो अग्रपाद होते हैं जो कि पंख में परिवर्तित हो गए हैं उसका काम है उड़ने का। तो सबका कार्य अलग अलग है पर उत्पत्ति कैसी है, समान है। यह था समझात। आओ आइए कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग के अंदर फिट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अलग अलग वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी कार्य में कैसे हैं, तो भैया अलग 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 हैं। इनको हम कहते हैं समझात अंग। आपने कहा ओके सर, इनको हम क्या कहते हैं, समझात अंग। जैसे कि किसी मेंढक और पक्षी के अग्रपाद, किसी मेंढक और किसी पक्षी के अग्रपाद जो है इनका काम अलग अलग है। रचना और उत्पत्ति कैसी है, समान है, पर काम कैसा है, अलग अलग है। इसके विपरीत यदि हम बात करें राइट, तो जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण में एक दूसरे से भिन्न है पर दोनों के कार्य जो हैं वो कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, असमान है, समान है। बात समझ में। जैसे पक्षी और तितली के पंख, तो ठीक है अभी निपटा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझात क्लियर हो रहा है, यस सर। अब आते हैं असमझात पे। राइट समझात, मैंने कहा असमझात, ठीक है, समरूप भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले यस सर। उत्पत्ति अलग अलग होगी, इसका जस्ट ऑपोजिट। उत्पत्ति जो है वो कैसी होगी, उत्पत्ति भैया भिन्न होगी, भिन्न होगी, भिन्न होगी। कार्य जो है वो कैसा होगा, तो ध्यान से देखेंगे, कार्य जो है वो समान होगा। उत्पत्ति भिन्न होगी, कार्य कैसा होगा, तो ये होगा समान। ठीक है। अब आप बोलोगे सर थोड़े उदाहरण हो जाए, अरे बहुत सिंपल, ये देखो
तितली, पक्षी, पक्षी नहीं, इस बार पंछी लिखेंगे अपन, पक्षी हम हर बार लिखते हैं। तितली, पक्षी और चमगादड़, चमगादड़ के पंख। राइट, अब इन सबके जो कार्य हैं वो एक जैसे हैं, सब उड़ना चाहते हैं, पर सबकी जो उत्पत्ति है वो कैसी है भैया, डिफरेंट है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो ये बढ़िया वाला एग्जांपल था, किसके बीच में, समजात और समरूप अंगों के बारे में। आज के बाद कौन कंफ्यूजन नहीं मांगता है, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। अगला सवाल, हरी अप। ठीक, चलिए और बढ़ते हैं आगे, और कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हो कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और सबको समझाएंगे भी। बात समझ में आ गई? कौन कौन चाह रहे पहले वो अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। सिंपल सी कहानी भैया, जीवाणु है तो बहुत छोटा होता है और कई समय से चले आ रहा है। मकड़ी है, ओके। कौन है? मछली है, अच्छा जी मछली है, ठीक है मछली है। और कौन है? तो चिंपैंजी, अच्छा बंदरिया भी है इसमें ना, चलो बहुत बढ़िया। चिंपैंजी, इसमें कौन है? तो चिंपैंजी है। चलो ठीक है, कहानी बोलो यस सर। तो मैंने कहा जीवाणु है, मकड़ी है, मछली है और चिंपैंजी है। आपने कहा ओके सर। बढ़ते हैं सर आगे। चलिए अब बताओ मेरे को देखो, चिंपैंजी को ना पेड़ चाहिए, ये जल में नहीं रह सकता। मछली जो है ये जल में तो रह सकती है पर पेड़ पौधों में नहीं रह सकती। और यदि हम मकड़ी की बात करें तो भैया मकड़ी को हमेशा जो है एक ऐसा कोना चाहिए, एक खोपचा चाहिए। बात समझ में आ रही? या तो कोई गुफा चाहिए या तो कोई बंद घर चाहिए। मतलब मकड़ी कभी भी ऐसी जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जहां पर एकदम साफ सफाई है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि नीचे वाले तीनों जो हैं ये सभी जगह पर नहीं रह सकते। पर यदि हम बात करें जीवाणु की, बात समझ में आई, तो जीवाणु के पास बहुत हिम्मत है। ये जीवाणु जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, गर्म झरने में भी रह सकता है, गहरे समुद्र में भी रह सकता है और भैया बहुत ठंडी जगह पर भी रह सकता है, ये सब जगह पर रह सकता है। तो जो जीवाणु है इन सब में से, राइट, वो अच्छा एक और चीज, जीवाणु जो है वो बहुत सरल जीव है, बाकी सब जो है वो जटिल जीव है। तो जटिल जीव क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अपनी अपनी जो जगह होती है ना रहने की, उसको फिक्स कर लेते हैं। बंदर का कहना है कि नहीं, हमको पेड़ों में कूदना ही अच्छा लगेगा। बंदर कभी घर बना के ऐसे नहीं रहेगा जैसे बंदर के बहुत पीढ़ी बाद आने वाले मनुष्य रहते हैं। मछली जो है वो कभी भी ऐसे जमीन पर प्रॉपरली बंदर जैसी नहीं रह सकती, मकड़ी जैसे नहीं रह सकती। क्लियर? तो नीचे वाले जो तीनों प्राणी है ना, ये सब जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर यदि आप जीवाणु की बात करोगे, किधर पे भी पाया जाएगा। तो विकास के आधार पर हम बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक विकास या अभिकल्प जो है वो उत्तम है। तो सही जवाब होगा क्या 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 क्या, ध्यान से देखिएगा, जीवाणु। बैक्टीरिया क्या होगा? जीवाणु, यानी कि आपका, ध्यान से देखिएगा, बैक्टीरिया। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कॉपी के अंदर नोट करेंगे और चलेंगे अगले सवाल के तरफ। नोट करो, चलो पक्का? ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे। क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों को जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अलैंगिक जनन बोले तो क्या? अलैंगिक, 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 अलैंगिक जनन, हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और आप जानते हो कि जब आप बात करते हो अलैंगिक जनन की, तो भैया इसमें सीधे सीधे निर्माण होता है क्लोन का। और आप बोलोगे सर क्लोन बोले तो क्या? अरे बाबूजी, क्लोन बोले तो फोटोकॉपी, क्लोन बोले तो फोटोकॉपी, क्लोन बोले तो फोटोकॉपी। आपने कहा ओके सर। तो अब बहुत ज्यादा विभिन्नता तो आती नहीं। अलैंगिक जनन में जो संतति होती है, यानी कि माता पिता, हालांकि इसमें माता पिता नहीं होते, सिर्फ माता ही होती है या तो सिर्फ पिता होते हैं। क्लियर? तो अलैंगिक जनन में जो संतति है और जनक है,
बात समझ में आई? संतति है और जनक है, दोनों के बीच में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं। अब जब विभिन्नता ही नहीं है, राइट, तो भौगोलिक पृथक्करण से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आई? तो सवाल क्या पूछा गया है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों को जातीय उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? तो जैसे वो संजय दत्त बोलता है ना, नहीं, तो अपने को सेम उसी वैसे याद रखना है कि भैया ना, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती नहीं है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भौगोलिक पृथक्करण हो या ना हो। हाइड्रा इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी पाया जाएगा, हाइड्रा जैसा ही होगा, एक समान उसकी जो है सारी की सारी क्या होगी, तो भैया संतति होगी। क्लियर है का नहीं? बोला यस सर। लिखोगे कैसे? बहुत ध्यान से देखना। भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन जीवों के जातीय उद्भव का प्रमुख कारक नहीं हो सकता, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में परस्पर बहुत कम अंतर होता है, परंतु समानताएं बहुत अधिक होती हैं, जो कि थोड़ी बहुत विविधताएं होती हैं, वो भी डीएनए की जो प्रतिकृति होती है उसमें न्यून त्रुटियों के कारण हो सकती है, और यह नई विविधताएं इतनी मुख्य नहीं है जिससे किसी नई जाति का उद्भव हो सके। नई जाति के उद्भव के लिए विभिन्नता एकदम प्रो लेवल पे होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, होने वाला है और भी इंटरेस्टिंग। हरी अप। स्क्रीनशॉट, कीवर्ड्स का भी स्क्रीनशॉट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे अंडरलाइन, इससे आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, उन अभिलक्षणों का अपने को एक उदाहरण देना है जिसका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आई? और यहां से आपके खोपड़ी के अंदर पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो कैसा हो जाएगा, फिट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं सभी कशेरुकी जीव, ठीक है, इनमें जो पाद हैं, इनमें जो पाद हैं, बात समझ में आ रही है, पैर हैं, क्या है, तो भैया पैर की आधारभूत संरचना जो है वो एक समान है। बिल्कुल सही बात है। समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में मिलती है सहायता। जैसे कि यदि हम बात करें तो हमारे पास है मेंढक, हमारे पास है छिपकली, आपने कहा ओके सर, और हमारे पास है पक्षी, और हमारे पास है मनुष्य। तो इन सब के जो अग्रपादों की आधारभूत संरचना है वो कैसी है, वो एक समान है। बोले तो समजात अंग है, बोले तो समजात अंग है। क्लियर है? बोलो यस सर। तो इन सब की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि, अच्छा यहां पे भी यद्यपि और तथापि है ना, बहुत बढ़िया, परंतु किंतु परंतु है ना, ठीक है। यद्यपि विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए बदलाव होते रहता है, पर इन सब की जो उत्पत्ति है, मैं क्या कह रहा हूं, एकदम आधारभूत जो संरचनाएं हैं वो कैसी है, तो आप बोलोगे सर एक समान है, सर एक समान है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो नहीं, इन सब के अभिलक्षण कैसे अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो अब पहले स्टार्टिंग की जो संरचना है वो तो एक समान है, पर सबके क्योंकि कार्य अलग अलग हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि विकासीय संबंध तो इन सबके बीच में है। आजकल ये बंद हो गया है, पर पहले जो है जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट कराया जाता था, ठीक है, एनाटॉमी का, राइट, आपको यदि याद होगा तो भैया मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। अच्छा जी, अब आजकल बंद हो गया, पहले मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, क्योंकि शारीरिक संरचना की यदि हम बात करेंगे तो मनुष्यों से काफी कुछ मिलती जुलती है। क्लियर? बोला यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हरी अप, पक्का? चलो आओ। एक रुधिर वर्ग ए वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ से विवाह करता है, ठीक है भैया, तो जो नर है वो है ए, जो नर है नर है नर है नर है ए, ठीक है, और नर है ए रुधिर वर्ग है, हाँ जी, और मादा यानी कि स्त्री का जो रुधिर वर्ग है, ब्लड ग्रुप है, वो है बी। अच्छा बी नहीं, ओ, हर बार ए के बाद बी थोड़ी आएगा, ठीक है, यस सर। और भैया इसका ब्लड ग्रुप है ओ, सॉरी बी नहीं, लगता है एबीसीडी ज्यादा सीख लिया मैं। चलो, तो ओ से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, तो अपने उत्तर का आप स्पष्टीकरण कैसे देंगे? देखो,
ए और ओ दोनों हो सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी है, अधूरी है। लिखा भी है, कंप्यूटर अंकल ने भी लिखा है कि भैया ये सूचना ना पर्याप्त नहीं है, अधूरी है, क्योंकि इस सूचना से इस बात का पता नहीं चलता कि पिता में ए बी जीन है या फिर ए ओ जीन है, क्योंकि भैया वो तो ए निकल कर आया। तो इससे ये पता नहीं चलता कि जो पिता है उसमें ए बी जीन है या फिर ए ओ जीन है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। पहले के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए लक्षण अधिक प्रभावी होगा तथा पिता में ए ओ जोड़ा होगा और माता में ओ ओ जोड़ा रहा होगा, जबकि ओ ओ जीन जो है वो पुत्री में होगा। तो ये यहीं पर आकर गड्डी कैसी हो गई, गाड़ी अपनी फंस गई यहीं पे आकर कि भैया ए बी जीन होगा और ए ओ जीन होगा, तो भी पुत्री जो है उसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पुत्री जो है उसमें ओ रुधिरवक आ सकता है प्रभावी लक्षण के कारण। पर अभी कंफर्म ही नहीं है ना, अब जब कंफर्म ही नहीं है तो कैसे बताओगे कि कौन सा रुधिर वर्ग रहा होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और इस तरीके से इस कहानी को हमने सुलझा लिया है। आप तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, ठीक, चलिए। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उपार्जित लक्षण जो होते हैं, राइट, हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, ये आनुवंशिक नहीं होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इसका एक सवाल भी देखा था। भाई सीधी सी बात है कि किसी को कोई भी XYZ, अपन ले लेते हैं पप्पू, यदि पप्पू को मैथ्स अच्छी लगती है, मैंने कहा यदि पप्पू को मैथ्स अच्छी लगती है, आपने कहा ओके सर, तो बेटा पप्पू के दो बेटे हुए, एक हुआ कौन, सोनू, राइट, बोलो यस सर, और एक जो है वो हुआ कौन, मोनू, बोलो यस सर। तो पप्पू के दो बेटे हुए, एक हुआ सोनू और एक मोनू, पप्पू और पप्पू की वाइफ से दो बेटे हुए। अब हो सकता है सोनू जो है उसको क्रिकेट अच्छा लगता हो, नहीं यार क्रिकेट तो बाय डिफॉल्ट इंडिया में सबको ही अच्छा लगता है, तो मैं कह रहा हूं कि भैया हो सकता है जो सोनू है उसको रील बनाना अच्छा लगता हो। अच्छा बात समझे, उसको उसी में टैलेंट दिखता हो। पप्पू को यदि मैथ्स अच्छा लगता है तो हो सकता है कि जो सोनू है उसको रील बनाना अच्छा लगता है, वो उसको टैलेंट कहता हो सकता है, सबका अलग अलग टैलेंट हो सकता है, राइट। तो ये जो रील बनाना है ये आनुवंशिक लक्षण थोड़ी हुआ, क्योंकि बाबूजी यदि ये आनुवंशिक लक्षण होता तो जो सोनू है उसको भी मैथ्स अच्छी लगती। तो इस लक्षण को उसने अपने जीवन काल में वातावरण से प्राप्त किया। बात समझ में आई? अब मान लेते हैं कि रील बनाते बनाते, स्टंट दिखाते दिखाते एक दिन जो है वो सोनू की एक उंगली थोड़ी कट गई, मतलब ये थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल है पर मान लेते हैं अपन की थोड़ी ये वाली उंगली कट गई। तो अब सोनू की अगली जनरेशन जो आएगी, बात समझ में आ रही, उसमें थोड़ी उंगली कटा हुआ बच्चा पैदा होगा, भाई उसकी तो पूरी उंगली होगी। क्लियर है कहानी? तो ये लक्षण कैसा है, उंगली का कट जाना, रील का बनाना, ये सब उपार्जित लक्षण है। अच्छा मोनू और फास्ट है, मोनू जो है उसको सोना अच्छा लगता है, मोनू को सोना अच्छा लगता है, और मोनू जब उठता है, बात समझ में आई, तो रंग बिरंगे तोता मैना वाले बाल जो है करके फिर ये भी रील बनाता है, ये भी कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो भैया जरूरी थोड़ी है कि मोड ऑफ इंटरेस्ट जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक समान हो। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, कवि क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे जो लक्षण है ना बाबूजी, उसको हम कहते हैं क्या, उपार्जित लक्षण। ऐसे जो लक्षण है इसको हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। तो ध्यान से देखिएगा, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण का प्रभाव कायिक ऊतकों पर पड़ता है, लेकिन अर्जित लक्षण अनुभव का जनन कोशिकाओं के डीएनए पर कोई असर नहीं होता, इसलिए ये लक्षण जो है ये वंशानुगत नहीं होते। तो ये आनुवंशिक लक्षण नहीं है, आनुवंशिक लक्षण है हमारा हमारे पेरेंट्स के नए नक्श के साथ मैच करना, फेस कट के साथ मैच करना, आंखों के कलर के साथ, आंखों की बनावट के साथ मैच करना, ये हमारे आनुवंशिक लक्षण है। पर यदि भैया पप्पू को मैथ्स अच्छी लगती थी और सोनू को रील्स बनाना अच्छा लग रहा है, तो ये उपार्जित लक्षण हुआ किसका, सोनू का। क्लियर है? बोलो सर यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव यानी कि व्यष्टि, क्या नाम काहे रखते हो भाई ऐसे ऐसे, जीव बोलो ना, खत्म हो गई बात। 10th क्लास में, 9th क्लास में जब स्टूडेंट साइंस पढ़ने आता है तो वो साइंस के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी मतलब कि अलग अलग टाइप के शब्द भी पढ़ता है, और यहां पर जाकर उसका जो परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस है वो कभी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं कह रहा हूं भाई सिंपल वर्ड्स बना दिया करो, क्या व्यष्टि व्यष्टि, जीव सही है यार, चलो इग्नोर मारेंगे थोड़ी देर के लिए, एग्जाम में जरूर लिखना है पर, ठीक है ना। चलो, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती हैं, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं।
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों, कब, कैसे और क्यों नहीं, मतलब जो भी आपका कहना है आपको प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ हाँ ना बोलने से काम चलने वाला नहीं। तो आपने कहा हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं, कारण की जो विभिन्नताएं एकल जीव के लिए उपयोगी हैं, वे ऐसी विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी हैं, वे वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल हैं। अच्छा, बात तो सही है कि वे वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्राकृतिक चयन प्रक्रम में वे अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, और प्राकृतिक चयन प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, उसमें वो अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ साथ इस विभिन्नताओं वाले जीव में, जीव समष्टि में, समष्टि और ठीक है, समय के साथ साथ इस विभिन्नताओं वाले जीव में जीव जो है वो समष्टि में यानी कि वातावरण में कैसे हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे, क्योंकि इनका लक्षण परिवर्तित पर्यावरण में जीवित रह सकता है, अतः यह समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब भैया सीधी सी बात है कि जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन होता जाएगा, यदि इनका कोई लक्षण उसके हिसाब से अनुकूलित होता जाएगा तो ये अपना अस्तित्व बनाए रखते जाएंगे, नहीं तो फिर ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। और हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल के तरफ। आनुवंशिकी से आप क्या समझते हो? एकदम हलवा क्वेश्चन है, दोनों देखे लपक लेंगे अपन इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। जीव विज्ञान की वह शाखा, एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंतर्गत संतति यानी कि संतान, इसको भी संतान ही बोल देते हैं, संतति। अच्छा ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो भैया ये कहलाती है क्या, ध्यान से देखिएगा, हेरिडिटी। क्लियर है? नहीं, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता इज हेरिडिटी, आनुवंशिकी इज बेसिकली जेनेटिक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन किया जाता है, इसको हम कहते हैं आनुवंशिकी। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पेरेंट्स से जो बच्चों को लक्षण मिले, यदि आप उसका अध्ययन कर रहे हो तो आप बात किसके बारे में कर रहे हो? आनुवंशिकी के बारे में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, स्क्रीनशॉट लिया जाए और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। पढ़िए एक बार, अपने से ट्राई कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब जब भी बात आनुवंशिक गुण की आती है, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि सर देखिए, ऐसे गुण जो पेरेंट से यानी कि जनक से मिल जाते हैं, संतति यानी कि संतान को, राइट, ऐसे गुणों को जो है हम लोग कहते हैं आनुवंशिक गुण। बिल्कुल सही बात है, पर यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रकृति में कोई भी दो जीव ऐसे नहीं है जिसमें सारे के सारे जो गुण हैं सब कुछ एकदम फोटोकॉपी है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर जुड़वा भाई या जुड़वा बहन या जुड़वा भाई बहन, तो भाई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मतलब आप किसी भी जुड़वा को एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, यदि उनकी शारीरिक बनावट और यदि फेस कट यदि सेम है तो भी भैया उनकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होगी। क्लियर है कहानी? तो कोई दो व्यक्ति, कोई दो प्राणी जो है, कोई दो जीव जो है, वो कभी भी एक समान नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा भैया यहां पर माता है, आपने कहा हाँ सर ठीक है, और यहां पर पिता है, आपने कहा हाँ सर ये भी ठीक है, और माता और पिता, राइट। तो देखो सिंपल सी कहानी है, इनसे क्या हुआ? तो इनसे ना दो बच्चे इनसे पैदा हुए। कौन कौन? तो भैया पहला जो है वो पप्पू पैदा हुआ, बोलो यस सर। दूसरा जो है वो बबलू पैदा हुआ, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पप्पू और बबलू अब एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेम होंगी, राइट, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विभिन्न भी होंगी। जो चीजें सेम होंगी वो आनुवंशिकता का भाग है, जो चीजें विभिन्न होंगी, राइट 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 राइट, वो जैव विविधता का भाग है। क्लियर है कहानी? तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भैया सब में कुछ ना कुछ असमानताएं तो होंगी होंगी। अब जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, और जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो ज्यादा अधिक योग्य गुणों वाले होते हैं और जो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को जो है ढाल लेते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जो सबसे अधिक कैसे होते हैं भैया? योग्य होते हैं, या फिर आप ये कह लो कि शक्तिशाली होते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो अयोग्य गुण वाले जीव होंगे वो कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है कहानी? अयोग्य गुणों वाले जितने भी जीव होंगे वो कैसे हो जाएंगे? तो भैया नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप कहते हो कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगिता या भिन्नताएं जो हैं वो दूसरी पीढ़ी में भी उनके संतानों में क्या होती है? वंशागत होती है।
उनके संतानों में भी, उनकी संततियों में भी बेसिकली क्या होती है, वंशागत होती है। इस तरह से ये भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहती हैं। और ये जो ऐसे गुणधर्म होते हैं या फिर ऐसे लक्षण भी तो कह सकते हो, या फिर ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आनुवंशिक गुण। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण। जब कहा जाता है कि भैया आप ना बिल्कुल अपने दादाजी के जैसे दिखते हो, इसका मतलब दादाजी से वो फेस कट जो था वो पिताजी में आया और पिताजी से जो है वो बिटवा में गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कहानी बोलो यस सर। तो ये कौन सा गुण था बाबूजी? ये था आपका आनुवंशिक गुण। क्लियर? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे। गुणसूत्र का सच और नामांकित चित्र बनाना है, सिर्फ चित्र बनाना है, क्योंकि यदि ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे राइट तो बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है ये। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम एक गुणसूत्र की बात करते हैं तो इसमें एक या दो क्रोमेटिड्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटिड होते हैं, जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच वाला भाग होता है बेटा, इसको अपन ने पढ़ा था, सेंट्रोमियर होता है, राइट। और गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से मिलकर बने होते हैं। कहानी कैसी है? बिल्कुल क्लियर है। गुणसूत्र जो है वो किससे मिलकर बने होंगे? तो ये डीएनए से मिलकर बने होंगे। क्लियर है? और डीएनए क्या है, उसका फुल फॉर्म आप मुझे बताने वाले हैं। कहां पर? कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक, चलो नोट कर लो। बढ़िया सवाल था। डायग्राम बना लेना भैया। बाहरी जो इसकी परत है, लेयर है, भित्ति है, उसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं पेल्लिसल या फिर पेलिकल। क्लियर है? कहानी बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। आइए, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर जो है संबंधित है? बहुत ध्यान से देखिएगा, जितना वर्गीकरण, जितनी भिन्नताएं, जितना वर्गीकरण और जितनी भिन्नताएं होंगी, राइट, उतना जो है वो क्या होगा? जैव विकास होगा। जितना वर्गीकरण और भिन्नताएं होंगी उतना बेसिकली क्या होगा? तो बहुत ध्यान से आपको ये देखना है भैया, जैव विकास होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो जैव विकास होगा। उतना क्या होगा? तो जैव विकास होगा। क्लियर है? कहानी बोलो यस सर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन उनमें विद्यमान समानताएं और भेदों के आधार पर किया जाता है। भाई वर्गीकरण का आप यदि अध्ययन कर रहे हो तो आपके पास दो पैरामीटर्स होंगे, पहला तो समानता और दूसरी जो है विभिन्नताएं। क्लियर है? कहानी बोलो यस। मतलब कि राइट, यदि उनमें समानता है तो ये आनुवांशिक गुणधर्म हो गया, मतलब ये कि वो किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए होंगे। और यदि उनमें भिन्नता है तो ये क्यों है भैया? तो विभिन्नता आती है किससे? ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण में जितनी भी अनुकूलन के कारण किए जाने वाले जितने भी बदलाव हैं उसके कारण आती है क्या? भिन्नता। बात समझ में आ रही है? तो समानता और भिन्नता दोनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं किसके साथ में? जैव विकास के साथ में। बात समझ में आ रही है? चलिए, और यदि इन सभी जीवों में जटिलता बढ़ती जा रही है तो हम इसको ये बोलेंगे कि भैया जैव विकास जो है वो कैसा हो रहा है? तो वो जैव विकास एक क्रम में हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक क्रम में हो रहा है। तो सिर्फ ये जो है आप यहां तक नोट कर सकते हैं इसको। बढ़िया ये सवाल था, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। क्लियर? बोलो यस सर। आ जाओ। ठीक, अगला सवाल, जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ये भी एक तगड़ा सवाल है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी उत्परिवर्तन होता है जीवों में उसका कारण होता है आनुवंशिक आनुवंशिक विभिन्नता। आनुवंशिक विभिन्नता। क्लियर है? कहानी बोलो यस सर। तो जीवों में जो भी उत्परिवर्तन होगा, राइट, इसके पीछे की जो एक्चुअल स्टोरी है वो है बेसिकली आनुवंशिक विभिन्नता। क्लियर है? कहानी बोलो यस सर। जो नई नई जाति के विकास में अहम भूमिका निभाती है। अब आप बोलोगे सर आनुवंशिक विभिन्नता कैसे? भाई सिंपल सी चीज कि एक जनक से उत्पन्न होने वाले सभी जो बच्चे हैं, संतति है, उनके सारे गुणधर्म एक समान नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? भाई को यदि साइंस अच्छी लगती है तो दीदी को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, दीदी को यदि बायोलॉजी अच्छी लगती है तो बेटा भाई जो है उसको मैथ्स अच्छी लगती है। क्लियर है? कहानी। एक तीसरा होता है जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको रील बनाना अच्छा लगता है। क्लियर है? कहानी बोलो यस सर। तो भैया विभिन्नता तो है ही है, विभिन्नता तो सारे संततियों में, सारे भाई बहनों में है, पर सबका जो आनुवंशिक कोड है वो बेसिकली एक ही है। क्लियर है? कहानी बोलो यस सर। इसका मतलब ये जीवों में जो भी उत्परिवर्तन होंगे, राइट, इसके पीछे की कहानी है आनुवंशिक विभिन्नता। बढ़िया सवाल था, नोट करो। बढ़ेंगे आगे। हरिया आगे बढ़ेंगे।
हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं या फिर क्यों नहीं होते हैं? बढ़िया सवाल है ये, इसको मैं और एडिट करना चाहूंगा, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं या फिर क्यों नहीं होते हैं? तो देखो एग्जैक्टली हम उनसे अलग भी नहीं है और एग्जैक्टली हम उनके जैसे भी नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो हम में होगी और उनमें होगी आनुवंशिक रूप से, और बहुत सारी ऐसी असमानताएं या फिर विभिन्नताएं हैं जो दोनों में अलग अलग होगी। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक जीव में कुछ ऐसे गुण होते हैं राइट, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं, और ऐसे गुणों को हम आनुवंशिक गुण कहते हैं बायोलॉजी के हिसाब से, और सामाजिक विज्ञान के हिसाब से पैतृक गुण कहते हैं। बात समझ में आई? और इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं, पर सारे के सारे गुण जो है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो गुण ट्रांसफर नहीं होते हैं या फिर डीएनए के बेसिस पर जिन गुणों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उसके कारण फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं आ जाती हैं। आनुवंशिक गुणों का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फेस कट, आंखों का रंग, बालों का रंग, आंखों की बनावट, या फिर आप कह सकते हो कि भैया जो फेस कट में सब कुछ आ गया। क्लियर है कहानी? बोले ऐसा नोट कर लो, खत्म। ठीक, तो लघुत्तरीय प्रश्न क्या है ना कि एक अच्छा तरीका है इस पूरे चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज करने का। ठीक है, वो अपन ने कर लिया है। अब एंट्री होती है भैया डार्विन अंकल की। चलो बढ़िया है जी, एंट्री हो चुकी है किसकी? डार्विन अंकल की। और पूछा गया है कि डार्विनवाद बताइए। तो डार्विन अंकल की जब भी बात होती है, अपने दिमाग में एक ही चीज आती है कि जो जीव राइट, जो जीव अपने आप को प्रकृति के हिसाब से नहीं ढाल पाता है वो एक दिन विलुप्त हो जाता है। ये एक लाइन की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी जीव यदि अपने आप को प्रकृति के हिसाब से नहीं ढाल पाता है तो एक ना एक दिन वो विलुप्त हो ही जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी को हम डार्विनवाद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं। चलो अंकल ने क्या कहा था देख लेते हैं कि भैया चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है, पर पृथ्वी पर भोजन और आवास जो है वो कैसा है? नियत यानी कि कांस्टेंट है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपस में संघर्ष तो होता ही होता है, और हर एक प्रकार का जो जीव है उसमें अलग अलग प्रकार का संघर्ष होता है। कैसे होता है? देखो मनुष्यों में अलग लेवल का संघर्ष चलता है अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। फिर मनुष्य में क्या होता है? बहुत सारे सामाजिक क्राइटेरियाज भी आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? पर यदि हम बात करें, जैसे हम शेर का एग्जाम्पल लें, तो शेर जो है अपनी टेरिटरी में किसी और को आने नहीं देता। बात समझ में? और अपनी टेरिटरी के लिए ये दूसरा जो शेर है उससे क्या करेगा? संघर्ष करेगा। अब जिसने भैया अनुकूलन को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, वो जीत जाएगा। जो नहीं उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाया वो एक दिन क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसी कितनी सारी प्रजातियां हैं राइट, जो पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलित ना होने के कारण कैसी हो गई? विलुप्त हो गई। मानकर चलते हैं कि एक जीवाणु है। आपने कहा सर एक एग्जाम्पल हो जाए बढ़िया वाला, तो हमने कहा भैया जीवाणु है। आपने कहा ओके सर जीवाणु है। अब ये जीवाणु जो है ये गर्म प्रदेश में ही रहता था। प्रदेश नहीं, जीवाणु है तो उसके लिए प्रदेश मैटर नहीं करता, उसके लिए वातावरण। तो ये जीवाणु है, इसको गर्म वातावरण पसंद है। जो जीवाणु है इसको बेसिकली क्या पसंद है? तो भैया गर्म वातावरण, हॉट एटमॉस्फेयर इसको पसंद है। अब अचानक से क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, अचानक से जो है एक दिन हिमयुग आ गया। हिमयुग जानते हो आप? आइस एज। बात समझ में? अचानक से एक दिन जो है हिमयुग आ गया और आसपास पड़ने लगी भयंकर सारी ठंडी। अब ये जो जीवाणु है, बात समझ में आ रही है, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा बाबूजी? उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना फिर। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं हमारे यहाँ के राइट, हमारे यहाँ के जो डॉगी या फिर हमारे यहाँ की जो गाय होती है इंडिया की राइट, तो अब यहाँ इतनी बर्फबारी तो नहीं होती है। अब उसी आप डॉगी या गाय को यदि साइबेरिया लेकर चले जाते हो, रशिया का एकदम ऊपर वाला पार्ट, बात समझ में आ रही है? 65 to 70% ऑफ द रशिया बेसिकली। अब वहां पर इतनी ठंडी है कि क्या ये सरवाइव कर पाएंगे जानवर जिनको आप वहां लेकर गए हो? मनुष्य तो कर लेगा। वो मनुष्य कैसे करेगा उसको भी दिक्कत जाएगी हालांकि, पर मनुष्य कर लेगा क्योंकि भाई वो पूरे जुगाड़ के साथ जाएगा। पर यदि आप किसी डॉगी या गाय को लेकर जाते हो तो जरूरी थोड़ी कि वहां पर जाकर क्या करे? सरवाइव करे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि जो अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ढाल लेगा, जो जितने भी आने वाली चुनौतियां हैं उनसे यदि लड़ लेगा, वो जीवित बच पाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो
विलुप्त हो जाएगा। और इसका एक लाइव एग्जांपल देते हैं। समय के हिसाब से जिसने अपना पूरा रिवीजन कर लिया होगा, बात समझ में आ रही है, समय के हिसाब से जिसने अपना पूरा रिवीजन कर लिया होगा, जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो चुका होगा, उसका एग्जाम में रिजल्ट तगड़ा आएगा, अन्यथा रिजल्ट बिगड़ना तय है। पर हम आपका रिजल्ट बिगड़ने नहीं देंगे, इतने सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाएंगे कि एग्जाम में आप जो भी सवाल देखें आपको पहले से पता हो, राइट, कि इस क्वेश्चन में अपने को लिखना क्या है, क्योंकि अपन इसकी प्रैक्टिस करके पहुंचे हैं यहां तक। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, स्क्रीनशॉट, हरी अप। चलिए, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम लिखिए। ये भाई ये फेवरेट टॉपिक है। देखो कैसे सब आ जाते हैं इसमें, सारे इसमें जितने वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, डिक्शनरी पूरी है इसमें इस चैप्टर की। हालांकि ये पहला सवाल होना चाहिए था, 28वां नहीं होना चाहिए था, पर ध्यान से देखिएगा, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का अपने को क्या लिखना है, तो भैया जी नाम लिखना है। ठीक है, कौन से हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक होता है जगत, जिसको हम बोलते हैं किंगडम, अब राज्य भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है उपजगत, जिसको हम बोलते हैं सब किंगडम। फिर है फाइलम, फिर है डिवीजन यानी कि वर्गीकरण, फिर है वर्ग यानी कि क्लास, फिर है ऑर्डर यानी कि गण, फिर है फैमिली यानी कि कुल, फिर है वंश यानी कि जीनस, और फिर है स्पीशीज यानी कि जाति। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और इस पदानुक्रम में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में समानता तथा असमानता जो है उसके कारण रखा गया है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो कहानी शुरुआत कहां से होती है, ध्यान से देखिएगा, जगत यानी कि किंगडम से, और खत्म कहां पर होती है, जाति यानी कि स्पीशीज में। क्लियर है? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, चलो, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में अपन कई बार पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भैया ऐसे लक्षण जो आनुवंशिक रूप से हमें नहीं मिलते हैं, ऐसे लक्षण जो आनुवंशिक रूप से हमें नहीं मिलते हैं, बल्कि हम वातावरण से, अपने आसपास की चीजों से क्या करते हैं, अर्जित कर लेते हैं, ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट, उपार्जित लक्षण कहते हैं। इसका जीन से या आनुवंशिकी से कोई लेना देना नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कि पर्यावरण के या परिवर्तित पर्यावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग जिसका ज्यादा होता है, बात समझ में आ रही है, वो ज्यादा विकसित होते हैं। जिस अंग का उपयोग ज्यादा होगा, राइट, वो ज्यादा विकसित होंगे। इसलिए दिमाग का ज्यादा उपयोग करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने को स्टडी करना है, क्योंकि जिस एज में आप हो, चलो ये बायोलॉजी के हिसाब से है, बात समझ में आ रही है, तो जिस एज में आप हो, यदि आप अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करोगे, क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। उतना ज्यादा आपका जो ब्रेन है वो कैसा होगा, डेवलप होगा। क्लियर है? चलिए, तो जिनका आप उपयोग ज्यादा करोगे वो अधिक विकसित हो जाएंगे, तथा जिनका उपयोग नहीं होगा वो धीरे धीरे जो है खत्म होते जाएंगे। और वातावरण के सीधे प्रभाव या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतुओं के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। उन्हें हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। जैसे कि हमारा जो अपेंडिक्स है यहाँ पर, अपशिष्ट, अवशिष्ट, अपशिष्ट नहीं अवशिष्ट, अपेंडिक्स यही होता है, हाँ जी। हमारा यहाँ पर छोटी आंत के पास है, बड़ी आंत में निकला हुआ एक छोटा सा यहाँ पर अपेंडिक्स जो है वो ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका है, पर गाय का विलुप्त नहीं हुआ है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हमारी पूंछ गायब हो चुकी है, हरकतें कुछ लोगों की बंदरों जैसी वो एक अलग चीज है, पर पूंछ तो गायब हो चुकी है सबकी। बोलो यस सर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया जिनका उपयोग होगा वो बने रहेंगे, उपयोग नहीं होगा धीरे धीरे कई हजारों सालों में वो खराब, वो जो है विलुप्त हो जाएंगे। क्लियर? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट। चलिए और आगे बढ़ेंगे। पक्षियों का विकास डायनासोर से क्यों माना जाता है? अच्छा, ऐसा है क्या? तो ध्यान से देखिएगा, डायनासोर जो थे वो सरीसृप थे। उनके विभिन्न जीवाश्मों में अस्थियों के साथ साथ पंखों की भी छाप थी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए ना जीवाश्मों का अध्ययन करना, फॉसिल डेटिंग करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो डायनासोर जो थे वो सरीसृप थे। आपने कहा हाँ सर। और इनके जो अलग अलग प्रकार के जीवाश्म थे उसमें अस्थियों के साथ साथ जो पंख थे उसकी भी छाप जो है स्पष्ट रूप से मिलती है। आपने कहा हाँ सर। तब शायद वे इन पंखों की सहायता से उड़ नहीं पाते थे, पर बहुत ध्यान से देखिएगा, तब वे नहीं उड़ पाते थे, पर बाद में पक्षियों ने पंखों से उड़ना सीख लिया होगा, इसीलिए पक्षियों की डायनासोर से संबंधित, या हम ये कह सकते हैं कि पक्षियों का विकास जो है वो किससे हुआ होगा, डायनासोर से। पर कहानी जो है, राइट, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डायनासोर बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो बहुत छोटे हुआ करते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। पर उनके पास
पंखों के साथ साथ। अब देखो इसमें ना फिर बहुत सारी वो चीजें आप डिस्कस करोगे जो अपन ने मूवीज में देखा है, जोरासिक पार्क वगैरह में, क्लियर। पर हमें सच्चाई सिर्फ वो मानकर चलनी है जो हमें फॉसिल डेटिंग यानी कि जीवाश्मों से मिली है, क्योंकि मूवीज में तो कुछ भी बताया जा सकता है ना। क्लियर है कहानी? बोले यस सर, खत्म। अगला सवाल स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेंडल अंकल ने मटर के पौधे पर प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला। यार बहुत देर से मैं आनुवंशिकता और जैव विकास के सवाल करवा रहा हूं और मैं वही सोच रहा हूं कि भैया अभी तक जो है मेंडल अंकल की एंट्री हुई का है नहीं। अब हुई है एंट्री, अब करेंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर सारा कॉन्सेप्ट फिट होगा। बहुत ध्यान से देखना इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि भाई बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, कुछ तो करें। 2 पौधे लिए मटर के, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। ठीक है, देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो इन्होंने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया। आपने कहा ओके सर, तो इन्होंने जो है एक लंबा पौधा लिया। अब लंबा पौधा है तो उसके जो जीन है, गुणसूत्र है, उसको हम ऐसे जोड़ी में रखेंगे तो कैपिटल टी होगा। आपने कहा हाँ सर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लंबा पौधा जो था उसको क्रॉस कराया बौने पौधे के साथ में। लंबे पौधे को क्रॉस कराया बौने पौधे के साथ में, बौने लंबे के साथ में थोड़ी, बौने पौधे के साथ में। अच्छा, लंबे पौधे को क्रॉस कराया बौने पौधे के साथ में। मटर पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, चलो ये लो, ऊपर लिख लेना मेंडल का जो है एक्सपेरिमेंट। मेंडल अंकल ने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हो कि भैया यहां पर कैपिटल टी है, इधर पे स्मॉल टी होगा। आपस में दोनों का हम संकर कराने वाले हैं, आपस में दोनों का हम संकर कराने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो संकर कराया तो मेरे को एक ऑप्शन मिला भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्योंकि आपने संकर कराया तो जो आपको पौधे मिले वो F1 पीढ़ी के पेड़ थे। आपने कहा हाँ सर, F1 पीढ़ी मिल गई अपने को, पहली संतति की पीढ़ी मिल गई। अब ये जो चारों आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब ना आपका दिमाग कह रहा होगा सर देखो, एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, दोनों से जो चीज मिलकर बनेगी वो या लंबी भी हो सकती है, बौनी भी हो सकती है और ऐसे मीडियम साइज की भी हो सकती है। बात समझ में आई? पर ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या, सभी के सभी जो पौधे थे वो कैसे मिले, लंबे मिले। सभी के सभी जो पौधे मिले, राइट, बोलो यस सर, वो कैसे मिले, तो भैया लंबे पौधे मिले। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जो भैया एक लक्षण है जो उजागर हो रहा है। आपने कहा सर देखो एक चीज क्लियर हो गई, एक लक्षण उजागर हो रहा है। तो एक लक्षण जो है वो कैसा हो रहा है, तो भैया उजागर हो रहा है। कौन सा लक्षण उजागर हो रहा है, तो आपने कहा सर देखो लंबापन जो है ना वो उजागर हो रहा है, तो इसको हमने कहा प्रभावी लक्षण। ऐसा नहीं है कि बौने पौधे का जीन उसके अंदर है नहीं। बात समझ में आई? पर बहुत ध्यान से देखिएगा बाबूजी, राइट। तो जो लक्षण उजागर होगा ना वो प्रभावी होगा, तो जो बचा रहेगा वो क्या होगा, अरे कॉमन सेंस, अप्रभावी होगा। तो जो छिपा हुआ लक्षण है, राइट, बोलो यस सर, छिपा हुआ लक्षण जो है, राइट, वो कैसा होगा, अप्रभावी होगा। आपने कहा ओके सर। एक्सपेरिमेंट किसका था, मेंडल सर का। हो गया भैया कनेक्शन क्लियर। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने मटर के पौधे पे किया था। क्यों किया था, कब किया था, कैसे किया था, अपन पूरा पढ़ चुके हैं। 7 अलग अलग गुणधर्म थे मटर के पौधे में, जिसमें से एक गुणधर्म को लिया कि भैया जो पौधा है उसके लंबाई को लेकर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और ये जो है एक संकर संकरण है। कैसा है बेटा, तो ये जो है एक संकर, राइट, क्रॉस है। तो इस तरीके से क्रॉस करने पर F1 पीढ़ी में सारे ही पौधे लंबे मिले। तो यहां से उनके दिमाग की बत्ती जली बिना मेंटोस खाए कि सर 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 देखिए, एक होगा प्रभावी लक्षण और एक जो है वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब ये कहानी तो क्लियर हो गई, बस अपन ने रोस्ट कर दिया क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पौधों में लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है और प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारक होता है, जैसे कि लंबाई, जैसे कि फूल का रंग, जैसे कि जो है मटर के दाने का आकार, जैसे कि मटर के दाने का रंग, जैसे कि जो मटर की फली है, राइट, उसका आकार, उसका रंग। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। एक लक्षण के 2 कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कि कोई एक लक्षण हुआ,
जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने कहा भैया लंबा पौधा है तो 2 कारक आपको बनाने ही पड़ेंगे बाबूजी, सिर्फ एक बनाने से काम नहीं चलने वाला है। बात समझ में आई? बोलो यस सर, क्योंकि ये हमेशा जो है युग्म में पाए जाते हैं गुणसूत्र। क्लियर है कहानी? इसको नोट करो, जो मैंने पढ़ाया है उस एग्जाम्पल को दे देना और एकदम सोने पर सुहागा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल अंकल की सफलता के कौन से कारण थे, ये आपको बताना है। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो 7 प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मटर के पौधे के ऊपर। 7 ऐसे तरीके हैं जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मटर के पौधे के ऊपर। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया। तो भैया मेंडल की सफलता का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया जिसमें अलग अलग रंग प्रकार के पुष्प होते थे। इनके सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर दूर स्थित थे जिसके कारण मिश्रित नहीं हो पाते थे। दूसरी बात, ये जो है यहां से प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम यानी कि शुद्धता का नियम समझाने में कैसे हो गए? कामयाब हो गए। तो इसको भी ऐड करना कि भैया मेंडल अंकल जो है, आप मेंडल अंकल मत लिखना है, तो भी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं यार, आपको ऐसे लिख देना कि मेंडल सर जो थे, राइट, वो स्वतंत्रता, शुद्धता और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, शुद्धता का नियम जिसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, और साथ में दी प्रभावी लक्षणों का जो नियम है, ये समझाने के लिए कैसे थे? समझाने में वो सफल हो गए, कामयाब हो गए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, कॉपी में नोट किया जाए। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। और जब हमने बात की स्वतंत्र विन्यास के नियम की, सीधा एंट्री होती है कि भैया मेंडल जो है इनके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या नियम होगा। बात समझ में आई? तो मेंडल के स्वतंत्र विन्यास के नियम को हम डिस्कस करेंगे, आप नोट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। हरिया, अब बात क्या हो रही है कि भैया मेंडल अंकल जो हैं, राइट, इनके स्वतंत्र विन्यास के नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम जो है वो ये कहता है कि एक आनुवंशिक लक्षण, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी गुण, एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है, और इसी प्रकार एक का अप्रभावी गुण दूसरे के अप्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि प्रभावी गुण से भी मिल सकता है। अब आप बोलेंगे सर हिंदी में, अपन इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको अपन कैसे समझेंगे। ये देखा आपने, एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे के साथ हमने मिलाया था, हमको 4 इस प्रकार के पौधे मिले थे। आपने कहा ओके सर, पौधे जो हैं, राइट, सारे के सारे जो पौधे हैं वो दिख कैसे रहे हैं? तो वो दिख रहे हैं लंबे। सारे के सारे जो पौधे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? यहां पर तो लंबे पौधे दिख रहे हैं, पर उसके अंदर लंबेपन का भी जीन है और इसके अंदर बौनेपन का भी जीन है। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, फिर बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, F1 पीढ़ी के 2 पौधे ले लिए। मैंने क्या किया, F1 पीढ़ी के 2 पौधे ले लिए, T और T ले लिया, और भैया T और T ले लिया, ये F1 पीढ़ी हो गई। आपने कहा ओके सर, हमने इनका संकरण करवाया, ठीक है, तो एक संकर, राइट, एक संकर क्रॉस हमने जब इसका कराया तो हमें क्या मिला? हमें मिलेंगे भैया F2 पीढ़ी के, हमें जो है वो क्या मिलेंगे? तो F2 पीढ़ी के पौधे मिलेंगे। अब ये जो F2 पीढ़ी के पौधे मिलेंगे, कौन से मिलेंगे? तो आप कहोगे सर देखो एक काम करते हैं, कैपिटल T को कैपिटल T से मिला देते हैं, कैपिटल T को स्मॉल t से मिला देते हैं, कैपिटल T को स्मॉल t से मिला देते हैं, ये रहा स्मॉल t, और स्मॉल t को स्मॉल t से मिला देते हैं। आपने कहा हाँ सर ये भी सही है। अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो भैया ये देखो, ये कैसा मिला अपने को? ये मिला शुद्ध लंबा पौधा। ये कैसा मिला? तो ये मिला बाबूजी शुद्ध लंबा पौधा। ये कैसा मिला? तो ये लंबा तो मिला पर ये अशुद्ध लंबा पौधा मिला। और अशुद्ध क्यों मिला? अशुद्ध क्यों मिला? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि इसमें एक प्रकार के जीन नहीं है, इन दोनों में एक प्रकार के जीन नहीं है। लंबेपन का भी जीन है, बौनेपन का भी जीन है, पर जो प्रभावी लक्षण है वो लंबापन है। इसलिए जो है ये लंबा पौधा होगा और अलग अलग जीन के कारण ये अशुद्ध होगा। और ये कैसा मिला? शुद्ध पौधा मिला, शुद्ध बौना मिला। तो वही तो बात हो रही है कि भैया प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण दोनों के साथ मिलेगा। ऐसे ही अप्रभावी लक्षण जो है वह प्रभावी लक्षणों और अप्रभावी लक्षण दोनों के साथ मिलेगा। और ये जितने पौधे मिले ये हमको F2 पौधे मिले।
तो ये कौन सी पीढ़ी मिली? तो ये हमको मिली F2 पीढ़ी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो 3 लंबे पौधे मिले, 1 बौना मिला और ये हमको F2 पीढ़ी मिली। तो अब इसको आप ध्यान से देखना, तो वही तो लिखा हुआ है कि अंतर्गत एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण के साथ साथ अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। इसी प्रकार, ठीक है, एक का प्रभावी गुण जो है वो दूसरे के प्रभावी और अप्रभावी दोनों से मिल सकता है। इसी प्रकार एक का प्रभावी दूसरे के प्रभावी और अप्रभावी से भी मिल सकता है। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि हर गुण जो है भले ही वो प्रभावी हो या फिर अप्रभावी हो, आनुवंशिकता यानी कि आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता ही करता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहा जाता है? जीन बोले तो अंदर की बात, जीनोटाइप बोले तो अंदर की बात। बहुत ध्यान से देखना, जीनोटाइप अंदर की बात। अब एग्जाम्पल के साथ निपटाएंगे, बात समझ में आ रही है? जीनोटाइप बोले तो अंदर की बात, जीनोटाइप बोले तो अंदर की बात। और फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं, राइट, तो फिनोटाइप बोले तो ऊपर ऊपर से दिखने वाली बात, ऊपर की बात। अब आप लोग सर उदाहरण, एग्जाम्पल से कोई कहानी सबसे जल्दी समझ में आती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मिल गया आपको? अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि हम भौतिक लक्षण की बात करें, यदि हम भौतिक लक्षण की बात करें, आइए बात करते हैं भौतिक लक्षणों की। राइट, तो मैंने कहा हम भौतिक लक्षण बात करते हैं, तो यदि आप भौतिक लक्षण की बात करोगे, राइट, तो ध्यान से देखना, इससे निर्माण होता है फिनोटाइप का। बेटा किसका? फिनोटाइप का। अब आप बोलोगे सर फिनोटाइप बोले तो, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर कितने लंबे पौधे हैं? आपने कहा सर 3 लंबे पौधे हैं और एक जो है वो कैसा है? बौना पौधा है। तो फिनोटाइप जो बनेगा वो लंबा वर्सेस बौना में क्या बन जाएगा? 3:1 बन जाएगा। कहानी एकदम क्लियर है बाबूजी? बोले यस सर। कहानी एकदम क्लियर है कि भैया भौतिक लक्षण को हम बोलते हैं फिनोटाइप, और अंदर की बात जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक लक्षण जो होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्लियर है कहानी? बोले यस सर, खत्म खेल। तो भौतिक लक्षण फिनोटाइप हो गया। आपने कहा हाँ सर। अनुपात जो था उसको 3:1 में मैंने यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बात करेंगे जीन टाइप, जीनोटाइप, जीन का टाइप, और इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखना, जीनोटाइप। यही तो पूछा गया है, कभी हमसे यही तो पूछना चाह रहे हैं। बात समझ में आई कि जीनोटाइप क्या है? तो आप बोलोगे कि सर देखो जीनोटाइप बताना बहुत ही आसान है। कैसे? एक इस प्रकार के जीन है, बोलो यस सर। एक शुद्ध लंबे पौधे का जीन है जिसमें 2 आपके टीटी हैं, दोनों कैपिटल हैं। 2 ऐसे वाले जीन हैं, बोलो यस सर, और एक ऐसा वाला जीन है, बोलो यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जीनोटाइप में पहले तो एक है, एक ये वाला जीन है, 2 अशुद्ध लंबे पौधों का जीन है, तो इसको आपने एक साथ रख दिया क्योंकि दोनों एक साथ हैं। और उसके बाद फिर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको हमने कहा जीनोटाइप। तो वो रहा फिनोटाइप, ये रहा जीनोटाइप। ये हम बात कर रहे हैं एक संकर क्रॉस की। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? तो भैया हम बात कर रहे हैं एक संकर क्रॉस की। कहानी बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लो। क्लियर? तो ऐसे लक्षण जो जीन के हिसाब से होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। क्लियर है? बोले यस। अब लिखना क्या है वो तो इजीली देख लेंगे हम लोग, है ना? देखो अच्छा, किसी जीव की जीन संरचना, जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, उस जीव का जीन प्रारूप या जीन कोड या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुणों जैसे कि शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा और बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण जो है उसके जीन प्रारूपों के कारण ही होता है। जीन प्रारूप के कारण प्रकट होने वाले गुणों की जो नींव का निर्धारण है वो जनक, जिसमें कि माता पिता के युग्मकों के संयोजन के समय ही हो जाता है। तो कब हो जाएगा? जब युग्मक जो है आपस में क्या कर रहे होंगे? संयोजन कर रहे होंगे, राइट, तभी जो है जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप जो है उसका निर्धारण हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। आप लेने वाले हैं इसका एक तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट,
राइट। और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। प्रभावी या अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे लक्षण जो उजागर हो जाते हैं उन्हें हम प्रभावी कहते हैं, ऐसे लक्षण जो उजागर नहीं हो पाते हैं उन्हें हम अप्रभावी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, बहुत ध्यान से देखिएगा बाबूजी, उदाहरण के तौर पे ये रहा, उजागर होने वाले जो हैं वो प्रभावी लक्षण, और भैया छिपे रहने वाले जो हैं वो अप्रभावी लक्षण होंगे। तो प्रभावी लक्षण यहां पर क्या था? लंबापन था। यहां पर अप्रभावी लक्षण क्या था? तो बौने आपके जो पौधे थे मटर के, उनसे निकलकर आया अप्रभावी लक्षण। क्लियर है? बोले यस सर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल है ना। चलो, जितने क्वेश्चंस पढ़ाते जा रहा हूं उसको बढ़िया बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि राइट ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? चलो अगला सवाल। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि या प्रकृति में बढ़ सकती है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है वो निम्नलिखित है। पहला, जीन कोश के, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी, राइट। तो भैया जीन कोश के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ क्या आ जाए? बदलाव आ जाए। वातावरण के कारण यदि जीन कोश में कोई परिवर्तन आ रहा है तो जिससे संख्या बढ़ सकती है। दूसरी स्थिति जो है वो क्या हो सकती है? आनुवंशिक विभिन्नता हो सकती है। बहुत ज्यादा आनुवंशिक विभिन्नता से भी जो है लक्षण बढ़ सकते हैं। तीसरी स्थिति में आनुवंशिक विचलन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके बारे में हमने पूरी बात की थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। तीसरा जो है वो है आनुवंशिक विचलन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसके कारण जीन जो होगा उसमें बार बार क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है, बिना किसी उद्देश्य के परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। आपने कहा हाँ सर, तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है और इसको अपने को दिमाग के अंदर फिट रखना है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम चलेंगे अगले पार्ट के तरफ। आइए, क्रोमोसोम से क्या समझते हो? अरे हलवा क्वेश्चन है भाई, दो ना लेके लपक लेंगे इसको तो अपन। बात समझ में? ध्यान से देखिएगा। जो कोशिका का नाभिक है, बोलो यस सर, इसके अंदर जो क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय पर संघनित होकर क्रोमोसोम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, जिसके कारण जो है भैया लिंग का निर्धारण होता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ चली जाती है। ऐसे लक्षणों को, ऐसे गुणसूत्रों को, मतलब ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर? तो नाभिक के अंदर जो भी क्रोमेटिन होता है, नाभिक के अंदर जो भी क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, कोशिका विभाजन के समय पर संघनित हो जाते हैं और निर्माण किसका करते हैं? बहुत सिंपल सी कहानी है, क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमेटिन के धागे का संघनित रूप आप कह सकते हो। क्लियर? बढ़िया सवाल था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, नोट कर लो। जीन क्या है? बात समझ में आई? कोशिका में इसका उपस्थिति स्थल कहां पर होता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सभी गुणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम जो है वो क्या है? जीन है। मतलब कि यदि हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखें तो ये क्या है? तो भैया ये आनुवंशिक क्या है? तो जीन जो है वो आनुवंशिक कोड है। राइट? बोलो यस सर। जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मैंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे आनुवंशिक कोड को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जीन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखना क्या है इसमें? सभी गुणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का जो माध्यम है वो है बेसिकली जीन। कोशिका में यह गुणसूत्र पर केंद्रक के अंदर पाया जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो है कहां पर पाया जाता है? तो भैया जो आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, नाभिक है, उसके अंदर पाया जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट किया जाए और इस कोड वर्ड को भी, कीवर्ड को भी याद रखना। ठीक, खत्म खेल। और इस तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हम निपटाते जाएंगे तब तक जब तक अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आ जाते। विभिन्नताओं से आप क्या समझते हो? भाई सीधी सी बात है,
ऐसे गुणधर्म या ऐसे लक्षण जो गुणसूत्र या जीन, जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं वरन अन्य कारण से, बहुत ध्यान से देखिएगा, वरन अन्य कारण जैसे कि जलवायु, वातावरण से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कायिक विभिन्नता या विभिन्नता कहलाते हैं। बात समझ में आई? तो ये विभिन्नता जो है इसका आनुवंशिकता से कोनो लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये जीन या गुणों से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये जलवायु या वातावरण से उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है उनसे क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। चलिए आगे बढ़ेंगे। संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो समझाते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग कहानी को। देखो अब भैया मैंने कहा यहां पर है माता, आपने चलो ये यहां पर है कौन, तो यहां पर है माता, चलो माता, और यहां पर है पिता। आपने कहा हाँ सर। अब आप जानते हो कि माता हो या पिता हो, दोनों ही जो है प्रजाति कैसी है, सेम है, मनुष्य में आती है। क्लियर है? एक ही समष्टि के दो अलग अलग युग्मक वाले जो है प्राणी है ना। चलिए, तो माता के पास में कितने गुणसूत्र होंगे? तो आपने कहा सर देखो 46 होते हैं, 46 होते हैं। तो बेटा 44 तो एक समान हो गए, प्लस x और x, इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, x और x जो होगा इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहेंगे। वहीं के वहीं वो जो 44 हैं उनको हम ऑटोजोम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोजोम कहेंगे। आपने कहा हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पिता के बारे में। फिर से ये 44 सेम है, पर जो गुणसूत्र है लिंग निर्धारण करने वाले वो XY हो गए। तो देखो लिंग का जो निर्धारण है वो बेसिकली कहां से होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी, राइट। तो बाबू जी इसका जो निर्धारण है वो XX या XY से होता है। ये जो 44 थे ना, इसमें से 22 आ जाएंगे, इससे जो संतति होगी, बहुत ध्यान से देखना, इसमें जो संतान होगी, ठीक है, इस 44 से आ जाएंगे 22। आपने कहा ओके सर। बेटा यहां से आ गया 22, यहां से आ गया 22, तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब यहां से तो 44 से 22 आ गए, यहां भी 44 से 22 आ गए। आपने कहा ओके सर। बढ़ते हैं आगे। अब XX और XY जो है इसके हिसाब से अब 4 ऑप्शंस बने। कौन से, बहुत ध्यान से देखना। तो कौन से 4 ऑप्शंस बने, राइट। तो आप बोलेंगे सर देखो XX बन सकता है, फिर से XX बन सकता है, XY बन सकता है और XY बन सकता है। मतलब 50% में जो है, अच्छा बताओ जरा, यदि XX होगा तो क्या पैदा होगा, लड़का की लड़की, और XY होगा तो क्या पैदा होगा, जल्दी बताओ, फिर बढ़ते हैं आगे। हरी अप। तब आप कहोगे सर बहुत ही आसान है ये तो। भैया ये लड़की के लिए गुणसूत्र होंगे, ठीक है, और ये जो है वो किसके लिए होंगे, तो ये मादे लाडले के लिए होंगे, यानी कि लड़के के लिए होंगे। तो इधर वाले गुणसूत्र पापा की परी के हो गए, उधर वाले जो है वो मादे लाडले के हो गए। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है जी। तो वो जो हमारे गुणसूत्र हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, भाई माता में होंगे XX और पिता में होंगे XY, और इस तरीके से जो है लिंग का क्या होगा, निर्धारण होगा। सिंपल सी कहानी, स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम बढ़ रहे हैं आगे। अब इसको लिखोगे कैसे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक। तो आप इसको लिखोगे कि भैया एक स्पीशीज के प्रत्येक सदस्य की कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान होती है। बिल्कुल सही बात। लैंगिक प्रजनन में प्रत्येक गुणसूत्र के 2 लंबाई समान वाले भागों में रह जाते हैं। प्रत्येक जो क्रोमेटिड कहलाता है, प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाता है, तो क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक है, पहले पढ़ चुके अपन। हर क्रोमेटिड लैंगिक प्रजनन में सक्रिय भाग लेता है, जिन्हें नर तथा मादा युग्मक कहते हैं। केवल एक युग्मक ही लैंगिक में भाग नहीं ले सकता, अतः नर तथा मादा दोनों युग्मकों का भाग लेना बहुत ही जरूरी है। और भैया यहां तक आपको जो है अब स्क्रीनशॉट लेकर अपनी खोपड़ी और अपनी कॉपी के अंदर फिट कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और इस तरीके से हमने सारे के सारे लघुत्तरी प्रश्न जो है उसकी जो है धज्जियां उड़ा दी हैं बढ़िया तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। यही वो क्वेश्चंस है जो पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और सर्च करना पड़ेगा गोल्डन वर्ड्स मैग्नेट ब्रेन्स। क्लियर? जैसे आप सर्च करोगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम वालों के लिए 7 से लेकर 12 तक सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आप लोग भैया बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़िया से पढ़ लेना, कोई डाउट यदि होगा तो पूछ लेना, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।